समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी अपर्णा यादव साल 2022 में, इस उम्मीद में कि उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जनता की सेवा करेंगी। लेकिन बदले में हुआ क्या? आज महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी छोटा पद नहीं होता, लेकिन उस पद पर रहते हुए अपर्णा यादव की क्या भूमिकाएं स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। हाल ही में हमने देखा था कि चंद्रशेखर रोहिणी घावरी के मामले पर अपर्णा ने कहा था कि जो शिकायत दर्ज होंगी उस पर हम कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे। शिकायत दर्ज हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। रोहिणी घावरी ने रसीद संख्या भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करी, लेकिन आगे क्या हुआ, क्या किया गया, इस पर अपर्णा यादव का कोई बयान नहीं आता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से ही कैराना की सांसद इकरा हसन पर हाल ही में एक आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, सोशल मीडिया पोस्ट सामने आता है ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के द्वारा। उस पर भी अपर्णा यादव कोई भी बीच बचाव करने के लिए नहीं आई। हम ये नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी की नेता का आप सपोर्ट करिए, लेकिन महिला के तौर पर इकरा हसन का सपोर्ट किया जा सकता था। आखिर क्यों चुप हैं अपर्णा यादव? क्या उनके मन में चल रहा है? जब यही सवाल हमने अपने खास सहयोगी नाजरीन से पूछे तो देखिए उनका क्या जवाब आया। वैसे तो अपर्णा यादव हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष, लेकिन महिलाओं के मुद्दों पर ही अपर्णा यादव के बयान बेरुखे नजर आते हैं, या कहें कि अपर्णा यादव महिलाओं के विषय पर बोलना चाहती ही नहीं है। कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे विवाद ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली की सड़कों तक देखने को मिला, लेकिन अपर्णा यादव के बयान समर्थन में कभी नहीं आए। जब पहलवान विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, महिला पहलवानों ने विरोध किया था बृजभूषण के खिलाफ, तब भी अपर्णा यादव मुखरता के साथ अपने बयानों के जरिए सामने नहीं आई। जब डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए तो यही अपर्णा यादव है जिन्होंने कहा कि फैसला वो या ये नहीं करेंगे, बल्कि फैसला कानून करेगा। हम जांच कर सकते हैं और जांच के अलावा कुछ और कदम नहीं उठाया जा सकता। बिना जांच के किसी को आरोपी कहना ठीक नहीं होगा, आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर रोहिणी घावरी को ही नसीहत देती हुई अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में दिखाई दी थी। लेकिन इन दिनों एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है, या कहें कि एक भूचाल आ चुका है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर है और एक बवाल देखने को मिल रहा है, और ये बवाल है कैराना से सांसद इकरा हसन पर की गई टिप्पणी को लेकर। इकरा हसन पर टिप्पणी की गई जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं, ठाकुर योगेंद्र सिंह। लेकिन जब उनके ऊपर विवाद बढ़ता हुआ नजर आया तो फोन बंद, खुद गायब, और खुद को करनी सेना का कोई भी कहने से इनकार कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो महिला सम्मान के लिए, महिला बचाव के लिए और महिलाओं का साथ देने के लिए अपर्णा यादव ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, और इस आधार पर माना जा रहा है कि क्या पद मजबूरी का है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के लिए और उपचुनाव के लिए चर्चा थी तो अपर्णा यादव पूरी कोशिशों में थी कि उन्हें चुनाव में उतारा जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जरिए अपर्णा यादव को ना तो लोकसभा में कोई सीट दी गई, बल्कि केसरगंज का दावा किया जा रहा था, लेकिन केसरगंज से भी नहीं उतारी गई। इसके अलावा उपचुनाव में भी करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव में देखा गया कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वहां भी उनका पत्ता साफ कर दिया गया। लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग की बात करें, जब उन्हें उपाध्यक्ष पद दिया गया था तब वो नाराज नजर आई थी। उनका कहना था कि कद के अनुसार ये पद नहीं है, सम्मान पूर्वक इस पद पर वो नहीं बैठ सकती हैं क्योंकि इनके कद को घटाया जा रहा है, और फौरन शिवपाल यादव से मुलाकात करने चली जाती हैं जिन्हें अपना पिता तुल्य कहती हैं। वहां से मुलाकात करने के बाद अपर्णा यादव ये पद तो संभालती हैं, लेकिन पद के दायित्व को अभी भी संभालती हुई नजर नहीं आ रही। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी पे दबाव तो बनाया गया, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए भी एक मजबूरी में अपर्णा यादव दिखाई दे रही हैं, और इसी मजबूरी के साथ अपर्णा यादव पर कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से स्पष्ट रूप से इस मामले की जानकारी दी गई। अब यहाँ से कुछ सिचुएशन बनती है अपर्णा यादव के सामने कि वो आगे क्या कदम उठा सकती हैं। देखिए, ये तो मामला मैंने वो बात करी जो महिलाओं से जुड़ा है। अब उनके पति प्रतीक से जुड़ा मामला अगर आपको बताऊं तो आप सभी तक खबर पहुंची होगी। प्रतीक यादव से रंगदारी मांगी जाती है। रंगदारी 1000, 2000 या 1 लाख 2 लाख की नहीं, करीब 4 करोड़ की रंगदारी।
सही सुना आपने, करोड़ों की रंगदारी मांगी जाती है। और इतनी बड़ी रकम की रंगदारी जब मांगी गई, वो रकम सुनकर कई लोगों के होश उड़ गए, लेकिन इस पर अपर्णा यादव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। भाई, आप तो योगी सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार है केंद्र में, योगी मोदी जी की आप बहुत तारीफ करती हैं, और उन्हीं के देश में आप देख लीजिए कि आपके पति प्रतीक यादव से कैसे रंगदारी मांगी गई, और रंगदारी ना दिए जाने पर पॉक्सो एक्ट, जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है, उसमें फंसाने की बात की गई, और उस मामले पर भी अपर्णा यादव चुप थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पति का बचाव करने के लिए आगे आए, या इस मुद्दे को हवा बनाने के लिए आगे आए, या इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाएं, ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। इस मुद्दे पर अपने पति प्रतीक का एग्जाम्पल देकर लाखों करोड़ों उन लोगों को जागरूक किया जा सकता था जो ऐसे कई गंभीर मामलों में फंसाए जाते हैं। और ऐसी कई घटनाएं आए दिन खबरें सामने आती रहती होंगी, आप जरूर पढ़ते होंगे कि कभी किसी से कोई रंगदारी मांगी गई या किसी को जबरदस्ती किसी मुकदमे में फंसा दिया गया। लेकिन अपने पति प्रतीक के मामले को उजागर करके इस मामले पर लाखों लोगों को जागरूक किया जा सकता था, लेकिन इस पर भी अपर्णा यादव खामोश। और अपर्णा यादव आगे कब आती है? जब करहल सीट पर उपचुनाव था, अनुजेश यादव बीजेपी के सिंबल से थे, तेजप्रताप यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल से थे, दूसरी तरफ सपा के कई नेता जिसमें मुलायम परिवार के अधिकतर चेहरे उनके प्रचार में जुटे हुए थे। अपर्णा यादव को प्रचार करने के लिए भेजा जाता है, वहां पर साफ नजर आता है कि परिवार को आपस में भिड़ा रही है बीजेपी। फिर उसके बाद अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, महाकुंभ को लेकर बयानबाजी करते हैं, तो अपर्णा यादव उसको लेकर भी कटाक्ष करने के लिए आगे आ जाती हैं। फिर उसके बाद कांवड़ यात्रा को लेकर जब बात आती है तो अपर्णा यादव उस मामले पर भी आगे आ जाती हैं। तो ऐसा नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती नजर आ रही है कि अखिलेश के परिवार को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए अखिलेश का परिवार कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यादव में 5 चेहरों को टिकट दिया गया और पांचों जो यादव थे वो अखिलेश के परिवार के थे, जिसमें अखिलेश यादव खुद, उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव और साथ ही साथ अक्षय यादव, तो वही धर्मेंद्र यादव, ये 5 यादव थे। यही ताकत बढ़ता देख बीजेपी अपर्णा यादव को इनके खिलाफ उतार रही है। अब आप बताइए कि अनुजेश यादव को करहल से ही क्यों टिकट दिया गया था? क्या इससे पहले कोई उपचुनाव नहीं हुआ? क्या इससे पहले कोई चुनाव नहीं हुआ? तो बीजेपी जो परिवारवाद को लेकर सपा पर आरोप लगाती है, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी पर आरोप लगाती है, बिहार में आरजेडी पर आरोप लगाती है, लालू यादव पर, और अगर झारखंड जाए तो हेमंत सोरेन परिवार पर हमला बोलती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी बाकी चेहरों को अपने साथ जोड़कर उन्हीं परिवार में से उनके खिलाफ उतारकर ये दिखाना चाहती कि देखिए हम भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट को आगे कर रहे हैं। अब समझने वाली बात ये बन जाती है कि ऐसी सिचुएशन में अपर्णा यादव क्या करेंगी। चाचा शिवपाल ने पहले ही आगाह कर दिया था कि वहां मत जाओ, वहां पर सिर्फ यूज एंड थ्रो होगा। अब महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर हैं, रोहिणी घावरे न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन बदले में बयानबाजी क्या हो रही है? कुछ नहीं। दूसरी तरफ इकरा हसन को लेकर आपत्तिजनक बातें सामने आती हैं। पहले उनकी एक एआई वीडियो शेयर की गई थी, वो आप सभी ने जरूर देखी होगी, पहुंची नहीं पहुंची पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल खूब हुई थी। आपत्तिजनक वीडियो थी, कुछ दिनों बाद उसको डिलीट करवाया, खुद इकरा हसन को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते क्या अपर्णा ने उस पर कोई बयानबाजी करी? शायद नहीं। अब वही सवाल है इस समय कि अपर्णा यादव के मन में क्या चल रहा है? क्या बीजेपी उनको एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है? क्या बीजेपी उनको अपने मन का नहीं करने दे रही? और सबसे बड़ी बात, अपर्णा के मन में आखिर है क्या, वो करना क्या चाहती है, ये क्लियर नहीं हो रहा। कि वो अपने लिए एक विधायक कुर्सी देख रही हैं, सांसद कुर्सी देख रही हैं, पार्षद बनना चाहती हैं, मेयर बनना चाहती हैं, या फिर वो राज्यसभा जाना चाहती हैं, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। उनका कहना है बीजेपी जो जिम्मेदारी देगी वही निर्वाह करूंगी। अब देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।